Signature Global presents Property Guru. नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में और हर बार की तरह लेकर हाजिर हैं हर हफ्ते आपका मनपसंद शो। लेकिन बीच बीच में आप जानते हैं हम आपके लिए कुछ स्पेशल एपिसोड्स लेकर आते हैं जहां पर हम आपके सवाल जवाब से हट के थोड़ा इंसाइट लेते हैं प्रॉपर्टी बाजार में, थोड़ा एक ताज़ा हाल जानते हैं। और वो इसलिए रहता है ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएँ। मकान, दुकान, प्लॉट, एनीथिंग इन रियल स्टेट, आपको कुछ भी खरीदना है कि या जनरल अपनी अवेयरनेस को ही अपडेटेड रखना है, तो उन सब के लिए ये बातचीत बड़ी काम की होती है। और अब जबकि हम साल के आखिरी महीने में हैं तो कोशिश ये भी होगी कि हम देखें कि पूरा साल रियल एस्टेट मार्केट के लिए कैसा रहा है और अगले साल में अगर आपके मन में कोई विचार है रियल एस्टेट को लेकर तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग में हम ज़रूर मदद करेंगे। तो ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत करेंगे हम अरविंद नंदन साहब का, एमडी रिसर्च एंड कंसल्टिंग, सेविल्स इंडिया। सर बहुत बहुत स्वागत है आफ्टर लॉन्ग टाइम। अच्छा लगा कि आप स्टूडियो में आए हैं हमारे साथ। वैसे आपसे लगातार बातचीत होती है लेकिन स्टूडियो में, और ये सब कुछ हुआ है कोविड के दौरान। पहले हम स्टूडियो में ही मिला करते थे, लेकिन बीच में ऐसा वक्त आया कि जब हमारी दूरी बढ़ी, फिजिकल डिस्टेंस बढ़ा, जूम लिंक्स हो गए या फिर लाइव व्यूज़ हो गए, उस पर हम जुड़ते थे। लेकिन अब फिर से ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रियल एस्टेट पे जो बड़ा चेंज आया वो भी कोविड के दौरान ही हमने देखा। बिल्कुल। और आई थिंक वो अभी तक कंटिन्यू है। वहाँ से जो सेल्स का सिलसिला हमने देखा, तो आज 2024 के अंत पे हम बैठे हैं, वो सिलसिला बदस्तूर जारी है, नए रिकॉर्ड्स, नए सेल। लेकिन समझने वाली बात शायद आपसे ये होगी कि क्या जो चेंज हमने कोविड के वक्त आते हुए देखा, जो प्रॉपर्टी बाजार का टर्न अराउंड देखा नंबर्स में, फिगर्स में, तो वो आज भी हमें वैसे ही दिख रहा है। लेकिन क्या अंदर का जो अंडर करंट जिसे हम कहेंगे, जिसकी वजह से वो सब कुछ हुआ, तो वो आज भी वैसा ही है या कुछ चीज़ें बदल गई हैं वहाँ पे? जी, बहुत अच्छे नोट पे आपने चर्चा शुरू की है। कोविड एक तरह से एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर रहा कई इंडस्ट्रीज़ के लिए और रियल एस्टेट के लिए भी, और ख़ासकर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए भारत में। तो थोड़ा अगर पीछे चले जाएं विपिन जी, करीब 10-12 साल पहले हो ये रहा था कि मार्केट बहुत अनअफोर्डेबल हो गया था और सिर्फ अपर सेगमेंट में उस समय कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था और वही बिक भी रहे थे। लेकिन 2018-19 आते आते वो काफ़ी हद तक लेवल हो गया मार्केट और उसमें अफोर्डेबल भी काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म करने लगा। हमें ध्यान है उसी समय अफोर्डेबल का जो जीएसटी रेट था वो भी काफ़ी कम कर दिया गया, तो हर तरह से उसको एक बल मिला और वो अच्छी तरह परफॉर्म करने लगा। अब इन सब के होते हुए, इन सब के चलते हुए अचानक कोविड आ जाता है और लगभग 2 साल उसने मार्केट को बुरी तरह से अफेक्ट किया। रियल एस्टेट में भी रिकवरी आने लगी थी वैसे 2022 तक। अब 2 साल हो चुके हैं कोविड ख़त्म हुए, लेकिन जो एक चेंज आया वो ये कि कोविड ने पहले साल में तो सेल्स को बिल्कुल गिरा दिया, आधी से भी कम सेल हो गई। दूसरा साल 2021 आते आते सेल वापस उठने लगी और 22 में और 23 में काफ़ी अच्छी तरह सेल ऊपर गई। 24 में भी कमोबेश हम 9 महीने का डेटा देख चुके हैं, एक तरीके से रिकॉर्ड है। लेकिन अब इसमें जो छुपी हुई बात है वो ये है कि मार्केट का एक तरीके से, जिसे मैं कहता हूँ, प्रीमियराइजेशन होने लगा है। तो नई यूनिट्स तो 2.25 लाख 2,30,000 के लगभग बिक चुकी हैं पिछले 9 महीने में इस साल। लेकिन ज़्यादातर जो बिक रही हैं वो सिर्फ अपर सेगमेंट में बिक रही हैं, प्रीमियम सेगमेंट में बिक रही हैं। जो अफोर्डेबल सेगमेंट था, जो मास मार्केट था, उसको जो उस समय मार लगी या कह सकते हैं उसका जो आत्मविश्वास हिला, कॉन्फिडेंस हिला, वो पूरी तरह वापस आ नहीं पाया है। और सप्लाई भी ज़्यादातर उन सेगमेंट्स में आ रही है जहाँ पर कि कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। अब कॉन्फिडेंस हाई होने के कई रीज़न होते हैं। एक तो ये है कि शेयर मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिन लोगों के पास ज़्यादा अच्छी सिक्योर इनकम की सोर्स है, नौकरियाँ हैं, वो सब। लेकिन जो समाज का लोअर स्ट्रेटा है उसको शायद ज़्यादा मार लगी या कॉन्फिडेंस में उसके जो फ़र्क आया, वो अभी तक रिकवरी हो नहीं पा रही है। तो हमें देखना ये चाहिए कि हालांकि सेल हमारी बहुत अच्छी हो रही है, मार्केट एक बड़े पैमाने पर देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रीमियराइजेशन हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ आने वाले साल में सरकारों का भी और मार्केट का भी फोकस होगा कि डेमोक्रेटाइजेशन बढ़े। प्रीमियराइजेशन ख़राब नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर वही होता रहे और निचला 40% साफ हो जाए तो ये बहुत अच्छी निशानी नहीं। नहीं, आपने एक बहुत अच्छा एक इंसाइट दिया। और इनफैक्ट मैं कुछ डेटा देख रहा था अलग अलग रिपोर्ट्स में, तो जो लॉन्चेस भी हुए हैं ये 2024 में, वो अगर कलेक्टिव मास में देखें तो 10 से 80 करोड़ ये मेजॉरिटी लॉन्चेस आए। जी। और
कहाँ पर, तो गुरुग्राम हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई मार्केट भी हो गया, तो वो 7-8 जो बड़े शहर हैं वहीं पे मेजॉरिटी में लॉन्चेस आए हैं। और गुरुग्राम का कुछ एक डील का मैं देख रहा था कि 80 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है जिसके साथ लिम्बोर्गिनी देने की बात हुई। मतलब ये कुछ अलग अलग इंस्टेंसेस हैं। नोएडा में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, नहीं तो नोएडा जो है या ग्रेटर नोएडा बहुत ही अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जाना जाता था। और ऐसे कई उदाहरण मेरे पढ़ने में आए, कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स भी हैं जिनके आगे चलते हुए हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें यह हुआ कि ऐसे कई बड़े नाम जो अफोर्डेबल में जिन्होंने नाम कमाया था, मैंने देखा वो भी शिफ्ट होके प्रीमियम प्रॉपर्टी बनाने लग गए। आपने जैसा कहा कि ये बुरी बात नहीं है, ये मार्केट के अपने डायनामिक्स है, लेकिन अगर यही ट्रेंड चला या यही ट्रेंड जारी रहा तो ना सिर्फ एक तबका छूटेगा, लेकिन मैं अगर डेवलपर कम्युनिटी की भी बात करूं, सब लोग एक ही सेगमेंट को अगर सप्लाई देने लगे तो कहीं जाके मुझे फिर वो डर सा लगता है कि कुछ चीज़ें फंस ना जाए। जी जी, तो इसमें दोनों तरह के रिस्क हो सकते हैं। एक तो ये है कि अगर सारी सप्लाई सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में ही आने लग जाए तो वहाँ भी एक बबल क्रिएट हो जाएगा बड़ी जल्दी। ऐसा तो नहीं है कि उसके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है कि बनाते जाएं और बिकता जाएगा। कहीं ना कहीं या तो प्राइसेस क्रैश होने लगेंगे या आपकी ओवर सप्लाई सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन उससे भी जो ज़्यादा अहम बात है, जो दूसरी बात है, वो ये है कि 144 करोड़ अगर इस देश में लोग रहते हैं तो सारे प्रीमियम तो नहीं है। प्रीमियम तो एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है। जो एक बड़ा सेगमेंट है वो तो आज भी मिड सेगमेंट, लोअर मिड सेगमेंट के मकान खरीदना चाहता है या रेंट करना चाहता है। अगर उसके लिए खरीदने की और रेंट की सप्लाई नहीं होगी तो आपका 60% 70% समाज कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? तो इसलिए ये सिर्फ चल नहीं सकता कि आप सिर्फ ऊपर ही बनाते चले जाएं। उसके कारण बहुत होते हैं, क्योंकि मार्केट की फोर्सेस अगर आपको एक तरफ खींचती हैं तो आप उसी तरफ चले जाएंगे। ज़रूरी ये है कि मान लीजिए कि लोगों की इनकम्स एक धीमी गति से बढ़ रही हैं, उस इनकम का 6 टाइम्स के आसपास का मकान मिलना ज़रूरी है। अगर 10 लाख किसी की इनकम है तो 60 लाख तक का मकान ही वो ख़रीदेगा। अगर आप 70-80 करोड़ लाख का या करोड़ का बनाते रहेंगे तो वो नहीं खरीद पाएगा। तो ये एक मैथमेटिक्स जो है, इस पे बल देना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए फिर बहुत पेचीदा मामला हो जाता है कि शहर में कहाँ बना सकते हैं। अब आपको अगर मुंबई में बनाना है, मुंबई के लोगों के लिए बनाना है, और अगर आप सिर्फ पनवेल में और लोनावाला में बनाते रहेंगे तो वो खरीदे नहीं जा सकते। लोगों को चाहिए इधर उधर। उसके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मुंबई मेट्रो बन रही है या नवा मेट्रो बैंगलोर में बन रही। ये सारी जटिलताएँ जब तक एक साथ नहीं सुलझ जाएंगी तब तक आप उस सेगमेंट की वो नीड पूरी नहीं कर सकते। क्योंकि आप सिर्फ ये सोच के नहीं कर सकते कि मैंने कहीं 50 किलोमीटर बाहर बना दिया, 50 लाख का कोई खरीद ले। वो नहीं खरीद पाएगा। वो आएगा कैसे काम करने, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलाएगा? तो जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं बैठ जाती तब तक उस सेगमेंट को फुलफ़िल करना, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना मुश्किल है। तो इनकम तो धीरे धीरे बढ़ेगी, नौकरियां स्टेबल हो जाएंगी, इलेक्शंस हो चुके हैं, गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएंगी, स्टेबिलिटी तो आ रही है। लेकिन स्टेबिलिटी आने के साथ साथ मार्केट में ये जो सप्लाई का आना है वो बहुत ज़रूरी है। मैं समझ बनना ज़रूरी है उसका। तो क्या अब देखिए 2024 पे तो समाप्ति की ओर हैं और ये क्लियरली एक लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी का साल रहा जहां सप्लाईज भी वैसी, सेल्स भी वैसी। लेकिन क्या 2025 में जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं कि वो एक पैरिटी देखने को मिलेगी या थोड़ा शिफ्ट डायनामिक्स में होता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबकी अवेयरनेस तो है कि इस सेगमेंट को भी सप्लाई देनी है। तुरंत बहुत लार्ज स्केल पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती अभी नहीं दिख रही है दुर्भाग्यवश, लेकिन उस दिशा में प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है। आप किसी भी बिल्डर के फोरम पे जाएं, पॉलिसी मेकर्स के फोरम पे बात करें, तो सबका ध्यान इस तरफ है कि ये होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले सिर्फ 3-4-5 महीने में ये हो जाएगा। ये होना ज़रूर शुरू हो रहा है। मेरा ख्याल है 2025 का साल हमारे लिए वो ट्रांजिशन का साल हो सकता है, जहाँ पर इस सेगमेंट के लिए भी काम करना शुरू हो जाए, और हो सकता है 25 का एंड आते आते या उसके अगले साल हमको वो बैलेंस फिर मिल जाए जो 2017, 18, 19 में मिल गया था मार्केट को। वो एकदम से कुछ 6-7-8 महीने में हो जाए, ये थोड़ा मुश्किल हो। इनफैक्ट जो कोरोना के बाद वाला भी जो 2021 की आपने बात की, उस समय भी PMAY था, बहुत सारे स्टेट्स ने, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ने रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी की माफ़ी दी थी और एक कोशिश थी कि मार्केट को फिर से चलाया जाए। मुझे लगता है उस दौरान हर सेगमेंट का भागीदारी अच्छी थी जी। तो क्या फिर से कुछ उसी तरह की चीज़ें या उसी तरह के प्रयास बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने कहा, मैं वही कह रहा था कि पॉलिसी लेवल पर इनिशिएटिव होने की ज़रूरत इसीलिए है। आपने एक थोड़े पीरियड के लिए किया और देखा कि तुरंत लोगों का साहस बढ़ गया
कि वो आएँ अपनी जेब से पैसा खर्च कर सकें। लेकिन अगर वो सिर्फ कुछ समय के लिए है तो एक होड़ सी लगती है, फिर उसके बाद मार्केट फिर ठंडा हो जाता है। इसको एक परमानेंस देने की ज़रूरत है, इसको एक लंबा रन देने की ज़रूरत है कि आप अगर इस सेगमेंट को उठाना है, उस सेगमेंट के लिए स्पेसिफिकली आप कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ रखें। या तो आप स्टैम्प ड्यूटी के रेट घटा के रखें, या इस तरह के कई तरीके हो सकते हैं। बिल्डर्स को आप इंसेंटिव दे सकते हैं टू डू दीज थिंग्स। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे करना होगा। अगर आपने सिर्फ एक मौसम के लिए, एक दिवाली के लिए या कुछ एक छोटी सी विंडो के लिए किया तो उसका एक शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा नहीं मिलेगा। जी। चलिए, ये थोड़ी मैक्रो पिक्चर है, मैं माइक्रो पिक्चर पे अब थोड़ा सा आता हूँ जहाँ दर्शक शायद सीधा कनेक्ट कर पाएंगे, और वो ये कि इस दौरान हमने एक और चीज़ देखी कि भाव भी बढ़े। अब चूंकि अल्ट्रा लग्जरी बिक रहा था, लग्जरी बिक रहा था, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट तो ओवरऑल मार्केट पे आता है। तो हमने गुरुग्राम में तो बहुत ही ज़्यादा 50% 60% तक कुछ प्रॉपर्टीज़ को महंगा होता है देखा। नोएडा में इनफैक्ट वो चीज़ रही, बेंगलुरु में वो चीज़ काफ़ी दिखाई दी। बॉम्बे मार्केट कुछ हद तक स्टेबल रहा, पर भाव तो यहाँ भी बढ़े, और भी शहरों का कुछ ऐसा ही हाल रहा। तो इस दौरान लोगों के मन में एक और चीज़ आई। प्रॉपर्टी गुरु में हमारे पास ऐसे सवालों की संख्या बहुत बढ़ गई जहाँ पर एक बिल्कुल कॉमन इन्वेस्टर जो 50 लाख 60 लाख का घर देख रहा है, लेकिन अब उसका मन है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही है कि मेजॉरिटी ऑफ एचएनआईज इन इंडिया, 10 में से ऑलमोस्ट 6 या 8 लोग अपना मेजॉरिटी वेल्थ या पर्सनल वेल्थ जो है रियल एस्टेट में डाल रहे हैं। बॉन्ड्स और शेयर मार्केट भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत डाल रहे हैं। वही एक कॉमन आदमी को भी लगा। तो क्या ये जो वापस से एक मन लौटा कि रियल एस्टेट में भाव ऊपर जा रहे हैं, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ये कहीं आगे जाके अगेन फॉर दैट कॉमन मैन फंसाने वाली चीज़ तो नहीं होगी? नहीं, मैं फंसाने वाली बात इसे नहीं समझता। देखिए, एक बात जो अगर आप बहुत लंबे टर्म का डेटा भी लेके देखें तो रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्रैश कहीं नहीं हुआ है। अगर टेम्पररी डाउन साइकिल भी आता है तो वो जनरली आप देखें तो 8-10 साल 15 साल की जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही है। आज भी जो जनरल एक्सपेक्टेशन है इन बड़े शहरों में एनुअल 7-7.5% इंक्रीज होने की एक एक्सपेक्टेशन है। किसी किसी जगह पे 10%, कहीं आपने बताया 50%, तो वो तो होता रहेगा। औसतन 7-7.5% की एवरेज बढ़त होने की पूरी संभावना है हर शहर में एवरेज। हमारा अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन रेट करीब 6 के आसपास है, तो ये उससे थोड़ा सा बेटर ही है, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो रेट तो ऊपर जाएंगे और इन्फ्लेशन को बीट करते हुए जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना फ़िलहाल बनी हुई है। एक चीज़ जो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि इन्वेस्टमेंट की बात की, ध्यान रखने की या समझने की ज़रूरत है कि रियल एस्टेट पर आपको एनुअल रिटर्न बहुत कम आता है। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कमर्शियल की बात नहीं कर रहा। 2-2.25% की आपको रिटर्न आती है, कहीं तो उससे भी कम आती है। तो अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मैं आज एक 20 लाख का मकान ख़रीद लूँ और उसको रेंट पे चढ़ा दूँ, तो आपको उस पर रिटर्न सालाना मुश्किल से 2-2.5% मिलेगी। राइट। तो आपको ये लग सकता है कि मैं फंस गया, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये 2-2.5% आपको रिटर्न मिल रही है, इनकम मिल रही है, और 7-7.5% ये 20 लाख जो है इसकी कीमत भी अगले साल बढ़ चुकी होगी। तो आपको कैपिटल गेन्स और एनुअल यील्ड, जिसे हम फाइनेंस की भाषा में कहते हैं, दोनों मिलाकर देखें तो अच्छा सौदा है। लेकिन हाँ, ये है कि आप अगले साल बेचेंगे नहीं, तो आपको वो 2-2.5% जो है वो कई सालों तक कमाना पड़ेगा, और जब आप बेचने जाएं, जब भी बेचने जाएं, तब आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिटर्न कैसा है। तो फ़ायदे का सौदा तो रहेगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसे एनुअल रिटर्न के हिसाब से देखें तो शायद आपको उतना मुनाफे का सौदा ना लगे। फिर आपको लगेगा कि मैं क्यों ना किसी बॉन्ड में लगा दूं, क्यों ना मैं फिक्स्ड डिपॉजिट में ही लगा दूं, वो भी कम से कम इससे तो कहीं डबल दे जाएगा। राइट। और शायद एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया, लेकिन रियल एस्टेट में थोड़ा ये भी होता है कि लोकेशन आपने क्या चुनी, प्रोजेक्ट आपने क्या चुना। ऐसे भी कई सवाल आप लोगों के हमारे पास आते रहते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि मैंने फला घर में लगाया था, 10 साल हो गए, लेकिन कुछ खास अप्रिसिएशन नहीं है। और तब जवाब कुछ इस तरीके के होते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, या इस इलाके में तो भाव बढ़ा नहीं, तो फिर कहाँ बढ़ा, वो 30% 50% किस जगह बढ़ गए, आप वहाँ पर क्यों नहीं थे। तो ये थोड़ी बातें होती हैं, उसको आप कैसे पहचानेंगे, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। Signature Global presents Signature Global presents Property Guru.
वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज़ पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल और हम थोड़ी बात कर रहे हैं 2024 जाते जाते एक कैसा साल रहा रियल एस्टेट के लिए और आगे हम क्या देखेंगे। और ख़ासतौर पे ब्रेक से पहले हमने कहा कि अगर आपने भी कहीं रियल एस्टेट में निवेश किया है या करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर किस तरह के सिनारियो बन रहे हैं। बातें काफ़ी सारी हो रही हैं लेकिन पिन पॉइंटेड आपके लिए कुछ और बातें अब करते हैं। अरविंद नंदन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, MD रिसर्च एंड कंसल्टिंग सिविल्स इंडिया। तो अरविंद सर ये बताइए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें से कई लोगों के हमारे पास ये भी खत आते हैं कि हमने यहाँ इन्वेस्ट किया 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन भाव बढ़ नहीं रहा। तो वो क्या गलती कर जाते हैं? क्योंकि अब ऐसा हर शहर का डायनामिक्स अलग है, उसके अंदर भी जो माइक्रो मार्केट्स हैं उनके डायनामिक्स अलग हैं। उनको कैसे इस चीज़ को देखना चाहिए? क्योंकि इस समय भी काफ़ी लोग वही कर रहे हैं जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चिंता व्यक्त की कि फिर शायद इन लोगों के 5-6 साल बाद सवाल आए कि हमने किया तो था लेकिन रिटर्न वैसा नहीं मिल रहा। देखिए ये कुछ सिलेक्ट पॉकेट में होता है कि जहाँ पर आपका जो प्राइस है वो बढ़ नहीं पा रहा है। प्राइस क्यों बढ़ेगा इस पे पहले एक बार हल्की सी नज़र मार लेनी चाहिए। देखिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो घर या प्रॉपर्टी की ये नहीं होती कि वो छत है, वो एक बहुत बड़ी मशीनरी का हिस्सा है और वो मशीनरी होती है अर्बन डेवलपमेंट। उस अर्बन डेवलपमेंट में उसका क्या रोल है? तो क्या वो कनेक्ट करता है किसी काम करने वाले सेंटर से, बिजनेस सेंटर से, CBD से या किसी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से? उसकी कनेक्टिविटी कैसी है? क्योंकि जो भी वहाँ रहेगा वो कहीं ना कहीं काम करने जाएगा इनकम के लिए। अगर कोई दुकानदार है तो दुकान में या मॉल में जाएगा, तो कनेक्टिविटी कैसी है, कितनी दूर है, कैसा है? दूसरा ये कि आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर उसको किस हद तक जोड़ रहा है या काट रहा है। दोनों बातें आपको देखनी चाहिए। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी सी हाईवे निकल रही है लेकिन आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, आपके बिल्कुल आधा किलोमीटर दूर से निकल गई। आपने कई दफ़े देखा होगा, हम सब ने देखा है कि अच्छी खासी बनी बनाई दुकानें अक्सर वीरान हो जाती हैं अगर उनके ठीक सामने से एक फ्लाईओवर निकल जाए। बिल्कुल। तो एक्सेस खत्म हो गया, विजिबिलिटी खत्म हो गई, तो वो फिर जो इतनी प्राइम लोकेशन थी, रोड के बगल में थी, वो सडनली बिल्कुल ठप हो जाती है। तो आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आपको दिख रहा है इसलिए आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या वो आपके लिए अड़ंगा बन के आ रहा है या क्या वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन के आ रहा है? ये भी ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले समझें कि जहाँ भी आप जा रहे हैं, और इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगता, एक जनरल आप जानकारी प्राप्त करें कि शहर में अर्बन डेवलपमेंट कहाँ है, कहीं कोई नया मार्केट बन रहा है, कहीं नई सिविक सेंटर बन रही है, वहाँ से मेरी कनेक्शन कैसी होगी, क्या लोग आएंगे जाएंगे, क्या कोई नया ऐसा इंस्टीट्यूट आ गया जहाँ के बच्चे आके यहाँ रहना शुरू करेंगे तो शायद पूरा एरिया स्टूडेंट कॉलोनी की तरह डेवलप हो जाए। हॉस्पिटल बन रहा है तो हो सकता है बहुत सारे दूसरे तरह के लोगों के लिए डेवलप हो जाए। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है और प्लान्स अक्सर मिल जाते हैं अगर आप थोड़ी भी जानकारी प्राप्त करें कि आने वाले 5-7 साल में क्या बनने वाला है या कुछ नहीं बनने वाला है, तो ये प्राप्त करें जानकारी। और दूसरा ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको कितनी सहायता मिलेगी या अल्टरनेटिवली कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए अड़ंगा तो नहीं बन जाएगा। अगर आपने ये दो चीज़ें ठीक मोटा मोटी पढ़ ली हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रॉपर्टी आपकी डूब जाए या कीमत उसकी डूब जाए। या तो वो स्टैग्नेंट रह जाएगी या फिर बढ़ेगी किसी धीमी रेट पर। गलती अक्सर ये हो जाती है कि हम ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर कुछ आएगा 10 साल बाद, जो कि हमें सुनाई पड़ता है। आज देखने को कुछ नहीं है, बंजर खाली खेत है, लेकिन यहाँ पर 10 साल बाद एक रोड बनेगी। पता चला वो 10 साल का 20 साल हो गया तो आप बैठे रह गए, वो नहीं बन पाई। और ऐसा बहुत हमने बड़े शहरों में, मुंबई के अंदर देखा है कि किसी पहाड़ी के ऊपर जाकर लोगों ने एक बनी हुई बिल्डिंग में अपार्टमेंट खरीद लिया। पता चला अभी तो आज ये नो डेवलपमेंट जोन है, लेकिन ये डेवलपमेंट जोन में हो जाएगा कन्वर्ट, और नहीं हुआ। यहाँ पे सड़क बन जाएगी लेकिन नहीं बनी, या बन गई तो कहीं और बन गई। तो ऐसे जुआ न खेलें। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा है उस पर यकीन करें, या जो सामने आपके डेवलपमेंट चल रही है उसको देख लें। किसी प्रॉमिस पर कि ये जो आज अवेलेबल नहीं है या अलाउड नहीं है ये फ्यूचर में हो जाएगा, ऐसे किसी तुक्के में ना पड़ें, क्योंकि ये अक्सर आत्मघाती निकल आते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को कैसे पहचानें, उसके लिए थोड़ा पेपर वगैरह पढ़ें, थोड़ी अवेयरनेस रखें, तो आपको ये बातें पता चलेंगी। या हमारे शोज देखें या कहीं भी से भी आप वो जानकारी जुटाएं, वो खास बड़ी बात नहीं है। जो अरविंद जी ने कहा कि भाई वो चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट है या वो अड़ंगा बन गई है, इसे भी समझे। सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है वो हमेशा अच्छा शायद नहीं होगा, उसको समझना ज़रूरी है। तो अरविंद जी, ये तो बात हो गई इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो घर खरीदार हैं वो 2025 में किस तरह की उम्मीद रखें? इंटरेस्ट रेट के लिए देखिए थोड़ी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि इंटरेस्ट रेट
रिवर्सल होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि अभी भी शायद आरबीआई के लिए चिंता है महंगाई वाली जो चीज़ है, लेकिन शायद सीआरआर नहीं तो कोई और दूसरे रेशियोज आगे पीछे कर दें वो, तो कुल मिला के बाजार में लिक्विडिटी लाने की कोशिश तो रहेगी। हो सकता है आगे रेट कट्स भी हों। उसके अलावा एक जो बढ़ते दाम हैं कई कई पॉकेट में, वो एक चिंता की बात है। तो कुल मिला के 2025 में जिन्हें घर खरीदने का मन है उनके लिए किस तरह के प्रॉस्पेक्ट हमें दिखाई देंगे? जी, तो इंटरेस्ट रेट से ही बात शुरू कर लेते हैं। देखिए, हम कोई अलग नहीं है, हम दुनिया से जुड़े हुए हैं। दुनिया में इस समय जो ग्रोथ रेट है वो आज भी 3% से नीचे की उम्मीद है, जो कि हर सेंट्रल बैंक की एक चिंता है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। क्योंकि अगर 3%, 2.25% पर ग्रो करेगी दुनिया तो फिर वो बीट नहीं कर पाएगी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको। तो हर किसी को ग्रोथ रेट बढ़ानी है। ग्रोथ रेट बढ़ाने में जो कई आयाम होते हैं उनमें से एक इंटरेस्ट रेट का बड़ा अहम रोल है। हमारे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट हमने होल्ड करके रखी है बहुत लंबे समय तक, और अब चूंकि बाकी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ठीक हो गई, जैसा हमने पहले भी कहा, इलेक्शंस हो चुके हैं, बल्कि पूरी दुनिया में 2024 तो सिर्फ इलेक्शन ही हो रहे थे, दुनिया की आधी आबादी इलेक्शन में थी, वो सब हो चुका है, इंस्टेबिलिटी जो है वो जा चुकी है। तो बहुत संभावना है, मैं ये तो नहीं जानता कि रिजर्व बैंक या एमपीसी क्या करेगी आने वाले समय में, लेकिन बहुत संभावना है कि आने वाले साल में इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा माकूल बनाया जाए। तो सबसे पहले तो ये अच्छी चीज़ है एक इन्वेस्टर के या घर खरीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, ये जैसा हमने कहा कि पॉलिसी मेकर्स का और मार्केट प्लेयर्स का भी फोकस इस बात पर है कि मार्केट से प्रीमियराइजेशन ही होकर ना रह जाए मार्केट का। तो वो भी एक अच्छा साइन है कि लोगों का ध्यान जा रहा है कि भाई 1 BHK 2 BHK भी बनाए जाएं, अफोर्डेबल रेट के अंदर बनाए जाएं। तो इंटरेस्ट रेट का माकूल होना काफ़ी हद तक संभव है, संभावना लग रही है। मार्केट का डेमोक्रेटाइजेशन होने की संभावना काफ़ी हद तक लग रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा हम जानते हैं बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है हमारे हर बड़े शहर में। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर ये बताती हैं कि इमीडिएटली तो मैं नहीं जानता कि 3-4 महीने में कितना मार्केट अफोर्डेबल हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा, बट 2025 का साल जो है वो एक अच्छे सिग्नल के साथ शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे आज की तारीख में लगता है कि संभावनाएं अच्छी हैं। इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल इतना कि देखिए, लग्जरी प्रॉपर्टी बनेगी तो दाम लग्जरी जैसे होंगे, लेकिन जब वही डेवलपर एक अफोर्डेबल सेगमेंट में बनाएंगे तो हमने एक चीज़ भी देखी कि दाम को बढ़ाने में उस तरह की चीज़ नहीं थी जो पहले पिछली साइकिल्स में हमने देखी। दाम बढ़े हैं तो या तो वो कहीं इन्फ्लेशन कॉस्ट की वजह से बढ़े हैं, या महंगी लैंड की वजह से बढ़े हैं, या फिर आपने इतनी एमिनिटीज़ दे दी अल्ट्रा हाई एंड लग्जरी बना के कि वो दाम ऊपर ही रहना था। लेकिन जब वो अफोर्डेबल में ही बनेगा, सोच के बनेगा कि अफोर्डेबल बनाना है, तो कॉस्ट भी अफोर्डेबल होगी, वहाँ मार्जिन्स के खेल नहीं होंगे बहुत। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। तो देखिए, सबसे पहले तो ये तय है कि जो एक स्टंट चल रहे थे मार्केट में एक समय पर 2-2.5 साल पहले या उससे थोड़ा पहले, वो अब उतने नहीं हो रहे हैं। जो सेल्स के नाम पे जो स्टंट थे कि ये ले लो साथ में तो वो ले लो साथ में, वो सब नहीं हो रहा है। एक मामूली चीज़ें हो रही हैं कि कहीं आपने स्टैम्प ड्यूटी अब्जॉर्ब कर लिया या इस तरह का कर लिया। तो बिल्डर्स भी जो हैं उन्हें ये देखना पड़ता है कि देखिए, सबसे पहले तो जो इनपुट कॉस्ट हैं वो लगातार बढ़ती गई हैं। हमने एक बार पहले आपके यहाँ चर्चा की है कि स्टील, कॉपर, हर चीज़ का दाम लगभग 1.5 से 2 गुना बढ़ चुका है बिल्कुल पिछले 2 सालों में। आखिर उनको कहीं ना कहीं तो अब्जॉर्ब करके पास ऑन भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो मार्जिन ख़त्म हो जाएगी। तो लैंड तो अपने आप में बढ़ती जा रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। मार्केट में जब तक डिमांड का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बिल्डर आखिर बनाए कैसे? राइट। वो अगर 50 लाख का मकान बना दे और मार्जिन को घटा के 8% भी कर ले और पता चला फिर भी ना बिके, तो वो तो आत्मघाती हो जाता है। राइट। तो इसलिए जब डिमांड की तरफ का कॉन्फिडेंस दिखना शुरू हो जाता है, जो कि अब संभावना है कि दिखेगा, इंटरेस्ट रेट हेल्प करेंगे, जॉब्स की स्टेबिलिटी हेल्प करेगी, लोगों की इनकम स्टेबल हो गई हैं, तो फिर अपने आप बिल्डर्स भी रिस्क ले सकते हैं। बिल्डर्स को रिस्क लेने के लिए कोई इंसेंटिव चाहिए, राइट, कि चलो भाई 20% नहीं तो मैं 10% मार्जिन पर बेच तो पाऊँ, लेकिन डिमांड तो हो। हाँ, तो डिमांड जब दिखने लगती है या उसके सिग्नल आने लगते हैं तो फिर अपने आप बिल्डर भी जो है वो रिस्क ले सकते हैं। और ये डिमांड कई और फैक्टर्स पे निर्भर करती है जो हमने अभी डिस्कस किए, जॉब सिनारियो से लेके इंटरेस्ट रेट तक सब कुछ, क्योंकि जॉब, हेल्थ, ओवरऑल हाउस होल्ड की जो स्टेबिलिटी है वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राइट, आई थिंक क्योंकि समय हमारा अब समाप्त हो रहा है तो बातें और भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन अरविंद जी, आई थिंक ये वो मोटी बातें हैं जो हमने एक मैक्रो माइक्रो दोनों पर्सपेक्टिव में की, चाहे वो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और घर खरीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद यही कर सकते हैं कि 24 रियल एस्टेट के लिए तो बहुत अच्छा रहा है, नंबर्स तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल वो सबके लिए हाई एंड, अपर एंड, मिडिल, लग्जरी सबके लिए अच्छा हो, ऐसी
वैसी उम्मीद हम 2025 में बिल्कुल करते हुए सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए कि अगले साल अच्छी तरह मकान खरीद सकें। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और आप कार्यक्रम में आए। तो चलिए आपसे भी हम इजाज़त लेंगे और अभी कुछ दिन और बाकी हैं इस महीने के, इस अंतिम महीने के 2024 के। आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। और रियल एस्टेट में हर साल कुछ नया होता है, कुछ नए उम्मीदें आती हैं। उन्हीं उम्मीदों के साथ हम फिलहाल आपसे इजाज़त ले रहे हैं और नए साल के लिए शुभकामनाएं हम आपको लगातार देंगे। लेकिन फिर भी रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टर हैं, घर खरीदार हैं, जिस भी तरीके से जुड़े हुए हैं, आपके लिए 2025 शुभ हो। इसी के साथ धन्यवाद और अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। Signature Global presents Property Guru.